नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय 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 शेषराज सर। हाय हाय सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी जिंदगी आज अपने परिवार के साथ एक ही फेलोशिप के साथ में मैं बिता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो ए पोखरा नेपाल ग्रुप का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया और विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंस ऑफ ए ट्रेडिशंस इन ए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इन परंपराओं का महत्व। दोस्तों, बोल सकता हूँ कि एक मछली की जिंदगी में जो पानी का महत्व होता है कि बगैर पानी के मछली जिंदा रह नहीं सकती, ठीक वैसे ही दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता और अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन परंपराओं के बगैर अपने आप को जीवित नहीं रख सकती। 12 परंपराएं, 12 जो कदम है दोस्तों, जो स्पिरिचुअल टूल्स मेरे जैसे शराबी को दिए गए थे, उनकी वजह से मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी को रोककर एक नई जिंदगी पाता हूँ। लेकिन अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये फेलोशिप मेरे लिए अगर नहीं बची रही तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो अस्तित्व आज टिका हुआ है वो इन 12 परंपराओं की वजह से टिका हुआ है। गोपाल भाई ने शुरू में ही बता दिया है कि ये जो नवंबर महीना होता है ये मंथ ऑफ ट्रेडिशन, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का, आभार व्यक्त करने का महीना है। और पहली बार 1949 में बिल डब्ल्यू ने ही, जो को-फाउंडर है हमारे, जो हमारी पत्रिका निकलती है ग्रेप वाइन, उसमें एक आर्टिकल के द्वारा ये सजेस्ट किया था। 1946 के बाद जब 1946 में पहली बार ये 12 परंपराएं ग्रेप वाइन में प्रकाशित हुई, एक नई जिंदगी जो हमें मिली है, हमारी जो फेलोशिप टिकी हुई है, तो उसके लिए एक कृतज्ञता के तौर पे हमने एक हफ्ता ग्रेटिट्यूड का सेलिब्रेट करना चाहिए और उसके लिए एक नवंबर महीने को चुना गया था। बाद में 1956 में जब छठी जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस हुई ए की, तो बाकायदा इस प्रस्ताव को पारित किया गया कि हमारी ए की फेलोशिप में नवंबर महीना एक मंथ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मंथ ऑफ ट्रेडिशन के तौर पे मनाया जाए, ताकि फेलोशिप में इन परंपराओं के बारे में एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है। लगभग रोज ही हर मीटिंग में हम लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से अल्कोहलिज्म सुनते हैं, रिकवरी के 12 कदमों पे बात होती है और मेरे जैसा शराबी एक एक दिन के आधार पे अपने आप को अल्कोहलिज्म नाम की इतनी खतरनाक बीमारी से बचा तो लेता है, लेकिन जिस फेलोशिप की वजह से, जिस प्रोग्राम की वजह से आज हम सब लोग जीवित हैं, वो जिस बात की वजह से यहाँ टिकी हुई है, मेरी अपनी जिंदगी को कायम रखने के लिए और जो नई आने वाली ए में पीढ़ियां है, जो सफरिंग अल्कोहलिक्स है, उनके लिए भी ए को जिंदा रखने के लिए जो चीजें जरूरी है
उस पर हम ज्यादातर बात नहीं करते। और इसीलिए कहीं तो भी बिल डब्ल्यू को और बाकी ओल्ड टाइमरों को भी लगा, फेलोशिप को लगा उस वक्त की, कि साल में एक बार हमने एक ट्रेडिशन वीक सेलिब्रेट करना चाहिए, जो ए के प्रति एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे हम उसे सेलिब्रेट करें, और खास तौर पे उसमें परंपराओं के बारे में चर्चा हो। बाहर की दुनिया में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो इज्जत है दोस्तों, मेडिसिन, साइकेट्रिक, प्रेस से जुड़े हुए लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोग, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो दोस्तों इन 12 परंपराओं की वजह से करते हैं। ये 12 परंपरा ही ऐसी परंपराएं हैं दोस्तों जो हमें बाकी दुनिया की जो संस्थाएं हैं उनसे बिल्कुल अलग बताती है। इन 12 परंपराओं की वजह से एक ऐसी फेलोशिप का निर्माण हमने किया है कि जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पीछे रख के एक पीड़ित शराबी के लिए काम करती है, कोई क्रेडिट नहीं लेती। इस फेलोशिप के जो मेंबर्स हैं निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, लेकिन कभी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की, हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, वो अपनी इस फेलोशिप को जरूर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। बाहर से हम पैसों की मदद नहीं लेते। ऐसी अनगिनत चीजें इन परंपराओं की वजह से दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस को इज्जत प्रदान करती है, जो बाहरी दूसरी संस्थाओं से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं बहुत जल्दी सर्विस में आया, और शुरुआत में ही दोस्तों मुझे पढ़ने का भी शौक था, मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया था। और इनिशियल डेज में जो एक ओल्ड टाइमर के संपर्क में मैं आया, तो वो भी हमारे इलाके के जो ग्रुप्स थे, खास तौर पे उनको ट्रेडिशंस पे शेयरिंग करने के लिए बुलाया जाता था। उनके हमेशा मैं टच में रहता था, उनको गौर से मैं सुनता था। तो 12 कदमों की तरफ जाने के पहले इन ट्रेडिशंस के बारे में मेरे मन में पहले आकर्षण पैदा हुआ था। और मुझे याद है कि एक ग्रुप में जब उस ओल्ड टाइमर को, जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे, उन्हें 7 ट्रेडिशन शेयर करने के लिए बोली गई थी, तो उन्होंने मुझे मौका दिया था चेयरमैन को बोलते हुए कि आज मैं नहीं करूंगा, आज शेषराज शेयर करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने सुन के इस परंपरा को समझा था, तो अपने अनुभवों के माध्यम से मैंने पहली बार 7वीं परंपरा को शेयर किया था। और मैंने देखा दोस्तों कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा और मजबूत हो गया था। तो परंपराएं दोस्तों हमको आध्यात्मिक रूप से, तात्विक रूप से अंदर से बहुत मजबूत बनाती है। लेकिन ये भी सही बात है कि जब तक हम 12 कदमों पे ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, हम इन 12 परंपराओं पे चलना भी हमारे लिए आसान नहीं होता है दोस्तों। 12 कदमों पे जब हमारी सफाई होती है, जब 12 कदम अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम, चाहे इन परंपराओं को कितना भी हम समझ ले, लेकिन इन पर काम हम आसानी से तब कर पाएंगे जब 12 कदमों को हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी इतिहास जानते हैं, ज्यादातर लोग, कि 10 जून 1935 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई, ऐसा हम मानते हैं। जब हमारे 2 को फाउंडर में से एक डॉक्टर बॉब, इन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी घूंट लिया था। हमारे पहले को फाउंडर बिल डब्ल्यू कुछ महीनों के सोबर थे। एक प्रोग्राम उन्हें मिल चुका था अल्कोहलिज्म से रिकवरी का,
जो उनके दोस्त एबीटी ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप के माध्यम से उन्हें दिया था, और फिर उसके बाद बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों 1 to 1 एक अल्कोहलिक के पास जाकर ए का मैसेज कैरी करने का काम शुरू किया था। उस वक्त तो हमारी फेलोशिप को नाम भी नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये नाम 1939 में हमको मिला। तो शुरुआती दौर में जो कैरिंग द मैसेज का काम हो रहा था वो 1 to 1 ही हो रहा था। एक शराबी दूसरे शराबी को मिल रहा है, अपने अनुभव बांट रहा है। रिकवरी का प्रोग्राम जो शुरुआती दिनों में जितना भी जैसा भी आधा अधूरा प्रोग्राम था, और जैसे ही दूसरा शराबी सोबर होता है वो भी उसी काम में लग रहा है। तो ऐसे जब 1937 के दरमियान 35-40 लोग रिकवर हुए तो डॉक्टर बॉब के ड्राइंग रूम में दोनों हमारे को फाउंडर्स को विचार आया कि ऐसा 1 to 1 हम कितने लोगों तक मिलेंगे। कहीं न कहीं अभी हमें दूर दराज तक बैठे हुए लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और वो 1937 में उनके मन में जो विचार आया कि कैसे इस प्रोग्राम को और ज्यादा बड़ा स्वरूप दिया जाए, उस बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो उनके मन में ख्याल आया, कई प्रकार के ख्याल आए। उसमें एक जो इनिशियल डेज में कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हमने फॉर्म कर लिए थे, उसके आधार पे एक रिकवरी का प्रोग्राम बनाना, पुस्तक के रूप में उसको प्रकाशित करना, और भी इस कैरिंग द मैसेज को काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसके बारे में एक विजन उन्होंने उस वक्त सोचा था। और उसी के चलते 1939 में दोस्तों वो पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसे पहले बिग बुक बोला जाता था क्योंकि वो आकार में बहुत बड़ी थी। जब उसका नाम रखने की बात आई, उसका एक अलग इतिहास है, उस इतिहास में हम नहीं जाएंगे। फाइनली मेजॉरिटी से अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये नाम रखा गया। उसी नाम से आज हमारी फेलोशिप का नाम है, हमारी फेलोशिप को जाना जाता है। तो दोस्तों 1939 में ही पहली बार लिबर्टी मैगजीन में ए के बारे में लेख छपा, जिससे थोड़ी बहुत हमारी पब्लिसिटी हुई, कुछ लोग हमसे जुड़े। उसके बाद 1939 में अमेरिका के जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, रॉकफेलर, उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया था। हम उनसे आर्थिक मदद मांगने के लिए मिले थे, और उस पार्टी की वजह से भी ए के काफी चर्चे हुए। उसी वक्त हमारे बारे में एक साफ संदेश उस बड़े महान व्यक्ति रॉकफेलर ने हमको दे दिया था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, और अगर इसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसा न हो कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम स्पॉइल हो जाए। तो साफ तौर पे उन्होंने कोई बड़ा अमाउंट हमको देने से इनकार कर दिया था, और एक सुझाव उन्होंने वार्निंग के तौर पे हमें दिया कि जितना जल्दी हो सके हमारी फेलोशिप ने अपने पांव पे खड़ा हो जाना चाहिए, सेल्फ सपोर्ट। हमारी 7वीं परंपरा का जन्म दोस्तों वहां से हुआ था। जो आज हम आउटसाइड कंट्रीब्यूशंस को डिक्लाइन करते हैं, किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद को जो हम इनकार करते हैं, इसका जन्म दोस्तों उस मीटिंग के बाद हुआ। लेकिन 1941 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास में सबसे बड़ा विस्फोटक काम हुआ, जब सैटरडे इवनिंग पोस्ट, जो अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार था, उस समाचार पत्र के जो पत्रकार थे जैक अलेक्जेंडर, उन्होंने ए के बारे में लेख लिखा, और हजारों की तादाद में
इंक्वायरीज हमारे दफ्तर में आने लगी, हमारे ऑफिस में आने लगी। एक ही दिन में दोस्तों हमारी जो संस्था है, फेलोशिप है, वो अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था बन के उठी। और दोस्तों जहां एक तरफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस फेलोशिप को एक बहुत बड़ा पुशबैक मिला, वही दोस्तों कहीं तो भी भविष्य की चिंताएं भी उस 1941 के बड़े विस्फोट के बाद भी हमारे सामने में ये सारी परिस्थिति आई कि जो हजारों सैकड़ों की तादाद में जो नए अल्कोहलिक ए में आ रहे थे, और जिस तरीके से हम लोगों का स्वरूप होता है, एक सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्ट पर्सनालिटी वाले, कहीं तो भी किसी की न सुनने वाले, अपनी मनमानी करने वाले, तो जब 2-3 अल्कोहलिक लोगों को ही संभालना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ तो पूरी की पूरी अल्कोहलिक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। और एक महान साइकेट्रिक उस वक्त के जो ए के वेल विशर थे, उन्होंने एक गहरा संदेश, इशारा, चेतावनी भी हमको दे दी थी। उन्होंने हमारे बारे में बोला था कि ये जो हमारी अल्कोहलिक लोगों की फेलोशिप है, वो एक इमोशनल डायनामाइट है। इमोशनल डायनामाइट, भावनात्मक बम की तरह। और लगभग हर जो अल्कोहलिक होता है वो एक प्रकार का न्यूरोटिक भी होता है, थोड़ा सा मानसिक रोगी भी। हम अल्कोहलिज्म को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मेरे जैसा अल्कोहलिक ये नहीं मानता कि हम न्यूरोटिक है, हम थोड़े मानसिक रोगी भी है। लेकिन जब हम ए में आने के पहले भी और ए में आने के बाद भी अपनी छानबीन करते हैं, अपना थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमारी इंसेनिटी, हमारा पागलपन अलग अलग मामलों में नजर आ जाता है। तो वो जो ए के बहुत बड़े वेल विशर थे, जो साइकेट्रिक थे जाने माने, उन्होंने उसी वक्त इशारा दे दिया था कि ये एक पूरी तादाद इमोशनल डायनामाइट की, न्यूरोटिक्स लोगों की जो ए में आ रही है, तो क्या इनके साथ ए का भवितव्य जो है, भविष्य है, वो सुरक्षित रह पाएगा? और शुरुआती दिनों में ही वो सारे अनुभव हमने लिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाम का कोई अच्छे के लिए तो कोई अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने लग गया था। कभी जानते हुए, कभी अजानते हुए ए को नुकसान पहुंचाने का हम काम कर रहे थे। कभी हमारा उद्देश्य अच्छा रहता था, कभी हम एक छिपे हुए उद्देश्य से अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए काम कर रहे थे। कई प्रकार की और भी समस्याएं आ रही थी। छोटे छोटे ग्रुप तो बन रहे थे, लेकिन उसमें लीडरशिप के लिए लड़ाइयां थी। कैसे काम करना, हर एक का काम करने का तरीका अलग, बाहर के लोगों से डीलिंग करने के तरीके अलग, और उसकी वजह से कई ग्रुप बन रहे थे तो कई बिगड़ भी रहे थे, कई खत्म भी हो रहे थे। एनोनिमिटी के बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। कोई भी ऐसे रूल, नियम, कानून, कायदे नहीं होने की वजह से हर अल्कोहलिक अपने अपने तरीके से ए के प्रोग्राम को लेने की कोशिश कर रहा था, और सभी में एक मसीहापन आ गया था। हर मेरे जैसे अल्कोहलिक को लगता है कि यार मेरी जिंदगी अच्छी हुई है, मेरा जीवन ए में आने के बाद में सुधरा है, तो यही चीज अन्य शराबियों के साथ में भी होनी चाहिए। भावनाएं अच्छी रहती है, लेकिन कई बार हमारा काम करने का तरीका गलत हो जाता है और हम सीधे सीधे ए के जो तत्व है उनके खिलाफ जाके काम करना शुरू कर देते हैं, जो आज भी होता है और पहले भी हो रहा था। आज हमारे पास परंपराएं हैं जो हमको गाइड करती है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस वक्त नहीं थी।
तो ये सारी जो 12 परंपराएं हैं दोस्तों, ये हमारे ट्रायल और एरर का दौर था। गलतियां करके हमने सबक सीखा और हमारी गलतियों का ये नतीजा थी कि ये 12 परंपराओं का निर्माण हुआ। क्यों ट्रेडिशंस बोला गया, इसको भी हमको समझना जरूरी है। ये रूल्स नहीं है, ये बायलॉज नहीं है, इनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है, कानूनी वैधता नहीं है, ये किसी भी एक मेंबर पे बाइंडिंग नहीं है। लेकिन आज हम सब लोग इन परंपराओं को पालते हैं। कभी कभार अनजाने में या जाने में हमसे ये परंपराएं ब्रेक होती है। कई बार जानकारी का अभाव नहीं होने की वजह से ये चीजें होती है। लेकिन जब से अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इन 12 परंपराओं का स्वीकार किया 1950 में, जब AA को 15 साल हो गए थे, तब से दोस्तों मैक्सिमम फेलोशिप इन परंपराओं को मानती है, इसका पालन करती है। इसीलिए तो हम लोग आज जीवित है, इसीलिए तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप जीवित है। आज मेरा जो अस्तित्व है और जो आने वाली पीढ़ियों का जो अस्तित्व टिका हुआ है दोस्तों, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बदौलत है। और इसीलिए अगर मुझे जिंदा रखना है अपने आप को और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी AA को जिंदा रखना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है दोस्तों AA की एकता के लिए, यूनिटी के लिए बनाई गई ये 12 परंपराएं। 10 जून 1935 से जब AA की स्थापना हुई तो 1950 तक वो तमाम सारी चीजें हमारे साथ में हुई। वो सारे अनुभव हमारे ओल्ड टाइमरों ने लिया, सारी गलतियां हमने उस वक्त की और उन्हीं गलतियों की वजह से धीरे 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 इन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का निर्माण हुआ, जिनको हमने ट्रेडिशंस बोला है। ये आध्यात्मिक तत्व है जो हमने बैठकर बनाए नहीं। जैसे 12 कदम बिल डब्ल्यू ने लिखे, और जहां तक मैंने पढ़ा है कहीं आधे एक घंटे में ही उन्होंने 12 कदम लिख लिए थे जब बिग बुक लिखी जा रही थी। लेकिन इन 12 परंपराओं के बारे में ऐसा नहीं है, ये एक दिन में नहीं बनी। एक एक परंपराओं को हमने अपनी गलतियां करके सबक के तौर पे, अनुभव के आधार पे हमने सीखा और एक एक परंपराओं का निर्माण होते चले गया। 1946 में पहली बार बिल डब्ल्यू ने ग्रेपवाइन में ये 12 परंपराओं को प्रकाशित किया और उसके ठीक 4 साल बाद 1950 में इन परंपराओं का हमने स्वीकार किया। लेकिन इतनी आसानी से ये परंपराएं स्वीकृत नहीं हुई। उस वक्त फेलोशिप इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। हम जानते थे कि हमारे जैसा जो अल्कोहलिक है वो बंधनों को नहीं मानता, वो रूल रेगुलेशंस को नहीं मानता, और इसीलिए बिल डब्ल्यू को फेलोशिप को कन्विंस करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि भविष्य में अगर AA को सुरक्षित रखना है तो इन परंपराओं को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, इनके हिसाब से AA को चलाना पड़ेगा। तो बिग बुक हर क्षेत्र में गए, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने घूमकर दौरा किया, फेलोशिप को समझाने की कोशिश की। कई जगह उनका विरोध हुआ, साफ तौर पे बोला गया है फेलोशिप चाहे किसी भी बात का विरोध करे, लेकिन बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब का वो बहुत सम्मान करती थी। तो कई लोगों ने उन्हें साफ बोला कि बिल, आप बाकी जो बोलोगे हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन हमारे सामने में मत लाओ। प्रत्येक हर एक ग्रुप को एक फ्रीडम है, शेयरिंग द मैसेज कैसे करना है ये हमको किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से बिल को जवाब मिलते थे। लेकिन आखिरकार जिन जिन लोगों ने गलतियां की, उन्हीं गलतियों से उन्होंने सबक भी सीखा।
और कहीं तो भी फेलोशिप को आखिरकार इन 12 परंपराओं के इम्पोर्टेंस को मानना पड़ा कि अगर हमने अपने आप पर बंधन नहीं डाले, अगर हम सेल्फ विल रन राइट अपनी मनमानी के तरीके से ही अगर जिए और में काम करना जारी रखे, तो देर सवेर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भवितव्य खतरे में आए बगैर रहेगा नहीं। और इसीलिए दोस्तों 1950 में जब AA को 15 साल हुए, तब सर्वानुमति से हमने इन 12 परंपराओं का स्वीकार किया। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो फेलोशिप इतने सालों से जो हमारे सामने में जीवित है, हमारी जिंदगी आज जो बची हुई है, आने वाली नस्लों के लिए भी, पीढ़ियों के लिए भी AA को हमने जो जीवित रखा है, उसमें इन 12 परंपराओं का योगदान बहुत है दोस्तों। और इसीलिए हमारी पहले ही परंपरा बोलती है कि हमारा सार्वलौकिक कल्याण प्रमुख है। हमारी जो व्यक्तिगत रिकवरी है वो AA की एकता पे डिपेंड करती है। शुरू में हर व्यक्ति अपनी मर्जी से चल रहा था, अपनी मर्जी से AA के काम को करने को देख रहा था, कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए तो कभी अच्छे उद्देश्य के लिए, लेकिन किसी भी तरीके का बंधन नहीं होने की वजह से अनामिकता के ब्रेकिंग के किस्से थे। कोई खुले चौराहों पे सड़क पे खड़े होकर अपनी अनामिकता ब्रेक कर रहा है और कुछ दिनों के बाद में दारू पी के अल्कोहलिक्स एनोनिमस को बदनाम कर रहा है। कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रिकवरी का प्रोग्राम अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच रहा है। कोई बाहरी जो फर्म है, संस्था है, उनसे AA को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इन सारी चीजों की वजह से कई बार दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो नाम है वो भी खराब हुआ और हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। शुरुआती दिनों में भी मेंबरशिप के जो रूल्स थे, तो बोला जाता है कि अगर उन मेंबरशिप के जो रूल्स थे AA में मेंबर बनने के, वो सारे रूल अगर माने जाते तो एक बहुत लंबी कई किलोमीटर की एक लिस्ट बन सकती थी। AA के इतिहास में सब दर्ज है कि जब हमारी शुरुआत में फेलोशिप बहुत ही छोटी थी, हम बहुत ही डरे हुए थे, घबराए हुए थे, हमको कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर हमारे बारे में लोगों को पता चला तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा। प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, उनको अपना बिजनेस और प्रोफेशन खराब होने की का डर था। कोई भी ऐसा अल्कोहलिक हमारी फेलोशिप में ना आ जाए कि जो ठीक तरीके का अल्कोहलिक ना हो। अगर वो क्रिमिनल कैरेक्टर का है या शोरगुल मचाने वाला है, तो ऐसा ना हो कि वो हमारी सोबराइटी खराब कर दे या हमारे प्रोग्राम को स्पॉइल कर दे। तो बहुत ही ठोक बजा के AA की फेलोशिप में उसकी एंट्रेंस होती थी, किसी न किसी की जान पहचान से। और उसमें भी शुरुआती दिनों में ऐसे भी अनुभव लिए गए कि कई बार नास्तिक जो शराबी होते हैं, जब वो AA की फेलोशिप में आए और उन्होंने साफ तौर पे किसी भी ईश्वर की संकल्पना को मानने से इनकार किया, जब भी वो ईश्वर या गॉड की संकल्पना के विरोध में खड़े होते थे, तो बाकी मेंबर्स उनको ग्रुप से निकाल बाहर करने की बात किया करते थे। लेकिन दोस्तों समय के साथ ही हमने अनुभव से ये सारी चीजें सीखी कि हम किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए हम उसको AA की मेंबरशिप के लिए इनकार नहीं कर सकते कि वो हमारे हिसाब से वो नहीं जी रहा है या उसमें और कुछ खामियां है। तीसरी परंपरा ने दुनिया भर के शराबियों के रास्ते खोल के रख दिए कि AA की मेंबरशिप बनने की एकमात्र आवश्यकता है, ओनली रिक्वायरमेंट, शराब पीना बंद करने की इच्छा, और कुछ नहीं।
आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है आपका, कौन सी भाषा बोलते हो, कौन से कलर के हो, कुछ नहीं पूछा जाता। कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता। अगर मैं आज बोल रहा हूं कि मैं ए का मेंबर हूं, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति या ए की कोई भी सर्विस अथॉरिटी मुझे ए से बाहर नहीं निकाल सकती। और जिस दिन मैंने बोला कि मैं आज से ए का मेंबर नहीं हूं, तो कोई मेरे पे जबरदस्ती भी नहीं कर सकता कि मैं ए का मेंबर बने रहूं। इतनी लिबर्टी ए के ट्रेडिशंस ने हमको दी है। ऐसी एक फेलोशिप की जिसने किसी प्रकार का कोई बंधन मेरे पे नहीं डाला, क्योंकि हमारे ओल्ड टाइमर जानते थे कि एक अल्कोहलिक बंधनों को मानने वाला नहीं है। वो जब तक खुद होके इन बंधनों को अपने ऊपर में लादेगा नहीं, जब तक उसको खुद को नहीं लगेगा कि ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, तब तक उसको वो पालन नहीं करेगा। आज हम इन सारी 12 परंपराओं को पालते हैं, हम पे कोई बंधन नहीं है। अगर हमने कोई ट्रेडिशन ब्रेक कर भी दिया जाने में, तो कोई हमको ए के बाहर निकलने वाला नहीं है, कोई पेनल्टी ठोकने वाला नहीं है। इतनी लिबर्टी, इतनी स्वतंत्रता हमको दी गई है, मगर उसके बावजूद आज हम सभी लोग इन परंपराओं को रिस्पेक्ट करते हैं, इन परंपराओं को अपनी जिंदगी में ए में फॉलो करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो जीवन है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप पे टिका हुआ है। ये फेलोशिप जिंदा रहेगी तो ही मैं जिंदा रहने वाला हूं। और इसीलिए अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कायम रखना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इन परंपराओं का पालन करना पड़ता है। सारी 12 परंपराएं दोस्तों बोली गई है कि ये हमारी आध्यात्मिक आधार है हमारा, और उसका मूल तत्व है सैक्रिफाइस, त्याग। एक मेरे जैसा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश इंसान, पूरी तरीके से स्वार्थी और बेईमान, एक इगोइस्टिक पर्सनैलिटी, हमेशा लाइमलाइट में रहने वाला, एक मान सम्मान इज्जत का भूखा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से भरा हुआ, जरा सा भी कुछ किसी के लिए कर देता है तो उसके बदले में अपेक्षाओं से भरा हुआ कि उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ए में हम सोब्राइटी की राह पे आगे बढ़ते हैं, ये प्रोग्राम कैसे हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है, पता नहीं चलता कि हम इन तत्वों को मानना शुरू कर देते हैं। शुरू में मेरी भी सर्विस इसी तरीके से बिल्कुल विकृत थी। ए में काम जरूर कर रहा हूँ, ग्रुप में काम जरूर कर रहा हूँ, जम के काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बदले में कहीं तो भी एक प्रोमोटर इंस्टिंक्ट थी, नाम होना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो अंदर से नाराजी, मेरी बात सुननी चाहिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा होना चाहिए। इस तरीके का स्वभाव मेरे जैसे शराबी का होता है। ये नैसर्गिक चीजें है। लेकिन चाहे शुरुआती दिनों में हम सबके अंदर में ये भावनाएं हो, ये चरित्र के दोषों से हम भरे हुए हो, तो भी जब हम एक ही प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे इनसे हम निकलते चले जाते हैं। हम पूरी तरीके से संत तो नहीं बन पाते, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर में बदलाव जरूर होता है। किसी की जिंदगी में सडन होता है, जैसा बिल डब्ल्यू की जिंदगी में है, लेकिन लिखा है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। तो मैं अपने शुरुआती दिनों को देखता हूं तो मैं भी पूरा चरित्र के दोषों का पुतला था। एक ही सर्विस में काम करते वक्त मैंने ट्रेडिशंस का पालन नहीं किया, ग्रुप कॉन्शियस को नहीं माना, ईश्वर की आवाज को नहीं पहचाना। मैं हमेशा लोगों से लड़ा, ग्रुप लेवल पे, इंटर ग्रुप लेवल पे, फेलोशिप लेवल पे मैंने अपनी तानाशाही हुकूमत चलाने की कोशिशें की। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे एक ही वातावरण में रहने की वजह से, बाद में 12 कदमों पे काम करने की वजह से मेरे अंदर में बदलाव आया।
और आखिरकार इन चीजों को मुझे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना पड़ा कि मेरी जो रिकवरी है, मेरी जो पर्सनल प्रोग्रेस है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता पे डिपेंड है। और इसीलिए मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का ईगो मेरे अंदर में आ रहा है, चाहे ग्रुप निर्माण करने का, बहुत ज्यादा एए के बारे में जानकारी होने का, बहुत अच्छी सर्विस करने का, लेकिन जहां बात आती है सार्वलौकिक कल्याण की, एए की एकता की, तो मुझे मेरे पर्सनल ईगो को, मेरी व्यक्तिगत इच्छाओं, आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखना पड़ेगा। अनाम रह के काम करना पड़ेगा। अनाम रह के काम करना यानी अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, अगर मैं बाएं हाथ से अगर किसी की मदद कर रहा हूं, तो मेरे दाएं हाथ को भी पता नहीं चले। ये एक ही ट्रेडिशन मेरे अंदर में बदलाव लाती है कि एक जमाने का प्रोमोटर इंस्टिंक्ट रखने वाला, मान सम्मान की भूख से पूरी तरीके से ग्रसित इंसान आज सेक्रीफाइस करने को तैयार है, अनामिक रह के काम करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो जानता है दोस्तों कि अगर मैं इन 12 परंपराओं के खिलाफ जाकर मैंने काम किया, अपनी मर्जी अगर मैंने ग्रुप में, फेलोशिप में, इंटर ग्रुप में या किसी भी सर्विस बॉडी में काम करते वक्त मैंने अगर की, तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी के खिलाफ काम करूंगा और एक ही एकता ही नहीं रहेगी, ए ही जीवित नहीं रहेगी, तो मैं कहां से जीवित रहूंगा। तो इसीलिए दोस्तों, जिस तरीके से अपने आप को सोबर रखने के लिए 12 कदमों पर चलना हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरीके से जिस फेलोशिप की वजह से, जिस प्रोग्राम की वजह से आज हमारी जिंदगियां बची हुई है और आने वाली जो शराबियों की नई पीढ़ियां, हो सकता है कि कल मेरे परिवार से भी कोई अल्कोहलिक निकल जाए, उनके लिए भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अगर हमको जीवित रखना है, तो इन 12 परंपराओं को जानना, इनको समझना और अपनी सर्विस में, अपने ग्रुप की सर्विस में, अपनी एक ही सर्विस में इन परंपराओं के हिसाब से काम करके एक ही एकता को बनाए रखना मेरे लिए बहुत अति आवश्यक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, हमारे जो फाउंडर मेंबर्स थे, जब उन्होंने एए को 20 साल हुए और सेंट लुइस में 20वीं एनिवर्सरी थी, तो 3 लेगेसीज, जिसको 3 विरासतें कहा जाता है, जैसे बाप दादा मर जाते हैं तो वसीयत कर जाते हैं, विरासत में अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ए के शुरुआती जो 20 साल थे, उनकी एक बहुत बड़ी देन है, वो थी दोस्तों 3 लेगेसी, 3 विरासतें, जो हमारे को फाउंडर्स ने और हमारे ओल्ड टाइमरों ने आने वाली पीढ़ियों को दी है। पहली लेगेसी है दोस्तों सर्विस, रिकवरी। 12 कदमों के माध्यम से हम अल्कोहलिज्म से अपने आप को रिकवर करते हैं। दूसरी लेगेसी है दोस्तों यूनिटी। जिस ए की बदौलत, जिस फेलोशिप की बदौलत आज हमारी जान बची है, उसकी एकता कायम रखना। और तीसरी है दोस्तों सर्विस। कैसे इस ए के कारवा को आगे बढ़ाया जाए, कैसे ए का अस्तित्व बरकरार रखा जाए। तो इन तीन जो विरासतें हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए छोड़ी है, उसी में दोस्तों ये जो सेकंड जो लेगेसी है, दूसरी जो विरासत है यूनिटी, एक ही एकता, ये कायम रखना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता अगर हमको कायम रखनी है, तो हमें इन 12 परंपराओं का पालन करना पड़ता है। 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में जो 9वीं ट्रेडिशन है, उस 9वीं ट्रेडिशन में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर मेरे जैसा अल्कोहलिक 12 कदमों की अवहेलना करता है, तो वो अपने डेथ वारंट पे साइन करता है। दारू से तो दूर हो गए, लेकिन अगर हमने 12 कदमों का पालन नहीं किया, उनकी अवहेलना की, तो कभी भी फिर दोबारा दारू की तरफ जाके हम अपनी मौत को दावत दे सकते हैं।
हम डेथ वारंट पे साइन कर सकते हैं। और उसी के नीचे लिखा है कि उसी तरीके से अगर ए का कोई ग्रुप इन 12 परंपराओं की अगर अवहेलना करता है तो उसका भी अस्तित्व खतरे में आता है। और इसीलिए दोस्तों ये जो मंथ ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ए के प्रति आभार प्रकट करने का जो महीना है, नवंबर महीना, इसमें यही अपेक्षा होती है कि हम परंपराओं पे चर्चा करें, परंपराओं के महत्व को जानने की कोशिश करें। जब हम महत्व को जानेंगे, इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तभी हम दोस्तों ए की एकता के, ए की यूनिटी के लिए, ए को बचाए रखने के लिए हम काम कर पाते हैं। थैंक यू।